जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, उसमें तहे दिल से आप लोगों का खैर मकदम वेलकम करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं दोस्तों। तो आज हम लोग जो हैं इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 प्राथमिक क्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास 10th 11th तक पढ़ाया होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर केवल 3 ही जो है आर्थिक क्रियाएँ पाई जाती हैं। पहली होती है आपकी प्राथमिक, दूसरी होती है द्वितीयक और तीसरी होती है तृतीयक, जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्सरी, प्राथमिक को प्राइमरी, द्वितीयक को सेकेंडरी बोलते हैं। लेकिन क्लास 12 के अंदर आर्थिक क्रियाओं को जो है 5 भागों के अंदर बांटा गया है। चौथी को बोलते हैं चतुर्थक, फिर पंचम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग केवल प्राथमिक के ऊपर यानी प्राइमरी जो सेक्टर है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, प्राथमिक को आपको लोगों को इस तरह से समझाता हूँ मैं कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि कोई ब्रेड का टुकड़ा है। क्या है दोस्तों? ब्रेड है। ब्रेड है आपका। तो ब्रेड हम लोग जो ग्राहक वगैरह यूज़ करते हैं अपने सुबह सुबह नाश्ते वगैरह के अंदर, तो ब्रेड को आखिर बनाया कैसे जाता है? ब्रेड के लिए सबसे कच्चा जो चीज़ क्या है? तो सबसे कच्चा चीज़ है गेहूँ। क्या है दोस्तों? गेहूँ। तो गेहूँ को कहाँ उगाया जाता है? गेहूँ को आपका उगाया जाता है खेतों के अंदर। कौन उगाता है दोस्तों? तो किसान उगाता है, कृषक उगाता है। तो गेहूं को उगाया किसने? कृषक ने। तो गेहूं ने कौन सी क्रिया की? गेहूं जो कृषक है उसने की प्राथमिक क्रिया। यानी किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है ना, उसको जब हम खेतों में उगाते हैं तो उसी कृषि खेत कच्चे माल से संबंधित जो आर्थिक क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राथमिक। जब ये गेहूँ मिल के अंदर जाएगा, फैक्ट्री के अंदर जाएगा, तो वहाँ पर वो क्या बनेगा? ब्रेड बनेगा। तो ब्रेड कैसे बना? ब्रेड बना आपका उद्योग इंडस्ट्रीज़ की सहायता से, फैक्ट्रीज़ की सहायता से। तो वो उसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीयक क्षेत्र। अब वो ब्रेड तैयार होकर के ग्राहकों तक कौन पहुँचाएगा? तो ग्राहकों तक पहुँचाने वाला काम करेगा सेलर। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो आपका आता है सर्विस के अंदर, जिसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। तो इसी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एक बार रिवाइज हो गया होगा। तो आज हम लोग को केवल मेनली बात करना है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर मेनली जो होता है आपकी कृषि आती है। ठीक है, जिसके अंदर बड़े बड़े सामानों का कच्चा माल खेत के अंदर ही उगाया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, जिसको हम रॉ मटेरियल वाला सेक्टर है ये। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या बात करेंगे दोस्तों? इसके अंदर हम लोग कई सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संग्रहण क्या होता है, आखेटक क्या होता है यानी शिकार करना, मत्स्यन यानी फिशिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, वानिकी, खनन, पशुचारण। फिर कृषि को भी जो है इन लोगों ने कई सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है निर्वाह कृषि क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे। रोपण कृषि क्या होता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यानी कि कमर्शियल जो आपकी क्रॉप होती है। उसके बाद में मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि क्या होती है ना। उसके बाद में भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है। तो इन तमाम जो है एग्रीकल्चर के टाइप्स को हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जो है बने रहिए इस वीडियो के अंदर, स्किप मत कीजिए। ठीक है, स्किप करके आप लोग को क्या मिलने वाला, आप लोग अगर देख ही लोगे तो आप लोग को चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी, आप थोड़े से अच्छे मार्क्स ले आओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक जो टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेयरी कृषि की विशेषता क्या होती है। डेयरी कृषि, हमें पता है कि जो डेयरी कृषि है जिसके अंदर हम लोग दूध वगैरह का उत्पादन वगैरह किया जाता है, तो दूध से कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूध से क्या क्या बनाया जाता है? बहुत सारे प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल है चीज़ है, उसके बाद में आपके तरह तरह के बिस्किट्स वगैरह हैं, क्रीम वगैरह है। तो ये सब का जो कच्चा माल है वो क्या है? दूध है। तो मैंने आप लोग को क्या बताया कि हम लोग प्राथमिक क्रिया के अंदर मेनली किसके बारे में बात करने वाले हैं? कृषि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कृषि वो क्षेत्र है जो बड़े बड़े उद्योगों को क्या जन्म देता है। बड़े बड़े उद्योगों को कच्चा माल कौन प्रोवाइड कराता है? कृषि प्रोवाइड करता है। आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखिए, उसका जो सबसे पहला कच्चा माल होगा कृषि खेत के अंदर ही उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि डेयरी कृषि क्या होता है। ये पूछ लेता कई बार सवाल डेयरी कृषि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अर्थ क्या होता है डेयरी कृषि का? ये एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। यानी कि डेयरी के लिए क्या होता है कि जो पशु वगैरह होते हैं उसको पाला जाता है। किस चीज़ के लिए दोस्तों? दूध के लिए, ताकि वो उनको क्या देंगे? दूध देंगे।
उनके स्वास्थ्य, प्रजनन एवं चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। समय समय पे जो जानवर वगैरह होते हैं, चाहे आपने गाय पाला हो चाहे भैंस पाला हो, तो समय समय पे जो है उनकी स्वास्थ्य की जो है हेल्थ चेकअप्स वगैरह कराए जाते हैं, उनका प्रजनन वगैरह देखा जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर जो जानवर वगैरह स्वस्थ रहेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या दे पाएंगे, दूध दे पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों पूंजी, इसके अंदर क्या किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट है? तो देखिए इसके अंदर है इन्वेस्टमेंट। पशुओं के लिए छप्पर यानी उनके लिए छत होनी चाहिए दोस्तों। घास संचित करने के भंडार यानी कि उनको पर्याप्त घास होनी चाहिए जिसको बेहतर तरीके से खा सकें। दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए होती है। दूध उत्पादन में बहुत फेमस देश जैसे कि आपके हो गए नीदरलैंड हो गए दोस्तों, तो उसके बाद में न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लोग दूध बहुत उगाते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने कई बार यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा कि बड़ी बड़ी क्या होती है, मशीनें होती हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है कि ग्वाले होते हैं, हर गाय या भैंस दूध निकालने के लिए प्रॉपर ग्वाले रखे जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया, इनके पास इतनी कई हज़ार गाय भैंस होते हैं। तो अब इतने सारे लोग तो रख नहीं पाएंगे, तो वो लोग मशीनें रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? मशीनें क्या होती हैं, प्रॉपर जो है उनका जो थान होते हैं उनके ऊपर मशीनें लगाई जाती है और अपने आप दूध वहाँ से वो लोग अब खींच लेती है मशीनें। ठीक है दोस्तों, तो उनको क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं। उसके बाद में श्रम, लेबर, पशुओं को चराने के लिए, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए, ठीक है, वर्ष भर श्रम की जरूरत पड़ती है। यानी आपको लोग रखने पड़ेंगे जो उनको जो है उनका देखभाल कर सके, उनको चारा खिला सके। ठीक है, तो ये आपका श्रम हो गया। उसके बाद में दोस्तों क्या है इसकी विशेषता? नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग तथा पशु पाश्चुरीकरण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों के निकट स्थापित की जाती है। ठीक है, जहाँ पर नगर वगैरह रहता है, इंडस्ट्रीज वगैरह रहती है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत सारी ठीक रहती है, तो वहीं पर जो आपका डेयरी खुली जाती है ताकि चीज़ें जो है आसानी से वहाँ पर मिल सके। पाश्चुरीकरण क्या होता है दोस्तों? पाश्चुरीकरण होता है कि दूध को जो है एक बार दूध निकाल लिया गाय भैंस से, तो उसको एक बार खूब हाई फ्लेम पे या उनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सब मर जाए। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो अमूल का दूध है या फिर मदर डेयरी का दूध है, उसके ऊपर लिखा होता है दोस्तों, पाश्चुरीकरण होता है उसका। ठीक है, पाश्चुरीकरण एक हेडिंग लिखी होती है उसके ऊपर। उसके बाद में दोस्तों मार्केट के बारे में बात करते हैं। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, यानी कि जहाँ से वो लोग दूध निकाल सके और फटाक से जो सप्लाई दे सके। ठीक है, जैसे कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, तो अमूल का हमारे पास सप्लाई आता है, मदर डेयरी का सप्लाई आता है, तो इनके जो है फैक्ट्रीज आसपास में लगी होती है। वहाँ पर खूब सारे दूध वगैरह ये लोग गाय भैंस से निकालते हैं और फटाक से पाश्चुरीकरण पैकेजिंग वगैरह करके जो है डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से सुबह सुबह आ जाता है। क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। जहाँ लोग रहेंगे वहीं पर तो मार्केट बनेगा ना दोस्तों, तो मार्केट मिल जाता है इनको। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है कि दुनिया के अंदर कौन कौन से देश हैं जो डेयरी कृषि पे बहुत फोकस करते हैं। तो देखिए कौन कौन से देश हैं, तो आपका हो गया उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ठीक है दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी यूरोप हो गया, कनाडा हो गया। हम लोगों ने कई बार जो है पढ़ा भी है कि कनाडा की कई सारी नस्ल की भैंसें गाय वगैरह होती हैं। फिर न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया हो गया। ये सब क्षेत्र जो है डेयरी एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है आपका पूरा ये चैप्टर जो है मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर एक आता है इसके अंदर एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो देखिए आप लोग को मैप में दिखाता हूँ। भूमध्य सागर, हम लोगों ने यूरोप के बारे में पढ़ा, यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ा है दोस्तों। तो ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका पूरा यूरोप महाद्वीप है, ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका यूरोप है। तो इसके बीच में एक सागर पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो इसके आसपास के जितने भी ये ग्रीन ग्रीन से देश देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की, ठीक है, सीरिया, इजिप्ट, लीबिया। तो इनके इन देशों के अंदर जो कृषि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि। इसकी क्या विशेषताएं होती है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। यानी कि ये जो इलाके हैं ना, ये जो तमाम देश हैं ये सब क्या उगाते हैं, खट्टे फल ज़्यादा उगाते हैं जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीने में अंजीर और जैतून पैदा की जाती है। हमें पता है कि भैया इस एरिया के अंदर लोग जो है सरसों का तेल वगैरह कंज्यूम नहीं करते क्योंकि सरसों होता ही नहीं है। यहाँ पर किस चीज़ का ऑयल ये लोग यूज़ करते हैं, जैतून का, और अंजीर वगैरह ये लोग जो बहुत इसकी कृषि वगैरह करते हैं। उसके बाद में दोस्तों
शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, यानी कि जब ठंड के टाइम में आपको पूरे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो है फलों की एवं सब्जियों की जब डिमांड होती है, तब इसी क्षेत्र से इसकी क्या की जाती है, आपूर्ति की जाती है। ये भूमध्य सागरीय देश फ्रांस, लीबिया, इजिप्ट, ये लोग जो है सब्जियां फल वगैरह उगा करके जो है वहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में और क्या विशेषता है भूमध्य सागरीय कृषि की, इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा यानी कि शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इन्हीं एरिया में जो है खूब सारे अंगूर वगैरह उगाए जाते हैं और उससे अंगूर से क्या बनाया जाता है दोस्तों, एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता समझ में आई होगी। अब अगला एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं संसार में चलवासी पशुचारण। इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चलवासी पशुचारण क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इसको समझते हैं। पहले अर्थ समझेंगे, उसके बाद में इनकी खासियत। अर्थ क्या है दोस्तों चलवासी, तो भाई इसका अर्थ होता है चलवासी पशुचारण में पशुपालक यानी जो पशुओं को पालते हैं समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यानी कि जो अपने साथ कई सारे पशु वगैरह को लेकर चलते हैं और जल के स्थान में, चारे के स्थान में वो लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर पूंजी इसके अंदर क्या होती है, पूंजी प्रधान नहीं होते हैं, इनको कोई प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, इनका कल्चर है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, संस्कृति है। ठीक, ये इनकी संस्कृति है, ये इनके पूर्वज भी यही करते आए थे और ये लोग भी यही करते हैं। उसके बाद में पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है, यानी कि नेचुरल परिवेश में। ठीक है, खुले में इनको लेके चराते, कहीं पर भी बांध दिया, कहीं पर भी चारा, जहाँ चारा इनको दिखा वहाँ पर ये लोग रात बिताते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने राजस्थान वगैरह गुजरात के अंदर देखा होगा। उसके बाद में पशुओं की देखभाल, पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। ठीक है, उनकी कोई देखभाल नहीं, लोग आपस में कई सारे झुंडों में चलते, पूरा परिवार चलता है इनका, और ये लोग आपस में ही जो है पशुओं की देखभाल कर लेते हैं। इनके पास कौन कौन से पशु होते हैं दोस्तों, तो चलवासी पशुपालक एक ही समय में अलग प्रकार के पशु रखते हैं, जैसे कि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊँट पाले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो थार मरुस्थल है वहाँ पर चलवासी पशुपालक जो होते हैं अपने साथ जो है ऊँट वगैरह ज़्यादा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा कई सारे लोग भेड़ वगैरह लेके चलते हैं, भेड़ बकरियां वगैरह। आप लोग फिर अगर उत्तर भारत में जाओगे, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पर गढ़वाली होते हैं, वो लोग भी जो है गडरिये वगैरह होते हैं, वो लोग अपने साथ भेड़ वगैरह लेकर चलते हैं। फिर ये दुनिया के अंदर कौन कौन से क्षेत्र के अंदर हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। ये पूरी दुनिया तक सीमित हैं। इसकी 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्या है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन। उत्तरी अफ्रीका के कई सारे देश वगैरह जो हैं जो सहारा मरुस्थल से टच करते हैं वो लोग यही है। फिर मंगोलिया के अंदर, फिर चीन के अंदर भी। यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर खूब सारी ठंड पड़ती है, बहुत बर्फ़ पड़ती है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप में भी जो है लोग चलवासी पशुपालक कृषि करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोगों से जो है तहे दिल से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आ जाता है दोस्तों सब्सक्राइब करने में, एक बेल आइकन दबाना है और मेरी वीडियोस आप तक पहुंचेगी बढ़िया तरीके से। मैं आप लोगों को नॉलेज ही दे रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे एक टॉपिक आता है मिश्रित कृषि के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई बार सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, बोर्ड में। मिश्रित कृषि यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर, ये क्या होता है इसको समझते हैं दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मिक्स एग्रीकल्चर, तो देखिए इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, यानी कि खेती भी की जाती है और पशुओं को भी पाला जाता है। फसलों के साथ साथ जो है पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो किसान जो होता है थोड़े से अधिक प्रॉफिट के लिए क्रॉप्स वगैरह को तो उगाता ही उगाता है, फसलों को तो उगाता ही उगाता है, साथ में जो है अलग अलग प्रकार के जो है पशु वगैरह को पालता है, जैसे मुर्गी हो गया, भेड़ हो गया, सुअर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। ठीक है, उसके बाद में इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, ज़्यादा बड़े बड़े खेत इसके अंदर किसान जो है यूज़ नहीं करता है, छोटे से खेती होते हैं। उसके बाद में इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें जैसे गेहूँ हो गया, जौब होता है, राई, जई, मक्का, कंदमूल प्रमुख है। ठीक है, फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीप को समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। तो इन एरिया के अंदर जो है आपका मिश्रित कृषि की जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है,
अगला टॉपिक है आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्या होता है। निर्वाह कृषि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो केवल अपने जीवन भरण अपना करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो कृषि की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वाह कृषि। और आदिमकालीन का मतलब बहुत पुराने समय की। तो देखिए, निर्वाह कृषि कृषि का वह प्रकार है जिसमें कृषक अपने परिवार के भरण पोषण यानी निर्वाह हेतु उत्पादन करता है। इसमें उत्पाद बिक्री के लिए नहीं होते, यानी कि इसके अंदर वो प्रॉफिट जो है के बारे में नहीं सोचता है कि मैं कैसे भी करके अपना जीवन चला लूँ, अपने खाने पीने के लिए फसल उगा लूँ। आदिमकालीन निर्वाह कृषि का प्राचीनतम रूप है, यानी कि बहुत पुराने समय से लोग जो हैं आदिमकालीन निर्वाह कृषि को करते आ रहे हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसमें खेत स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि समय समय पर लोग जो है खेत बदलते रहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्तन दहन प्रणाली एक होती है, ठीक है, झूम खेती जिसको बोला जाता है, कि जगह जगह बदली जाती है और खेती की जाती है। ठीक है, जंगलों को काट करके जो है जला करके वहाँ पर खेती की जाती है, फिर दूसरा इलाका ढूंढा जाता है। उसके बाद में खेत का आकार कैसा होता है दोस्तों आदिमकालीन में, खेत छोटे छोटे होते हैं। कृषि की पद्धति क्या होती है, इसमें किसान एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पतियों को काट करके या जला करके साफ करता है। खेत का उपजाऊपन समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर भूमि का अन्य भाग कृषि हेतु तैयार करता है। यानी कि एक बार अगर लगने लग जाता है कि ये जो मिट्टी है अब ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहेगी, तो उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थान की तलाश में आगे बढ़ते हैं किसान। औजार क्या यूज़ होता है इसके अंदर, औजार पारंपरिक होते हैं जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े। अब दुनिया में कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ आदिम जाति के लोग ये कृषि करते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आदिमकालीन जो कृषि है वो भी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, प्राथमिक क्रिया के अंदर। अगला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। ये क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे टुकड़े पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि में लगे हैं। यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। ठीक है दोस्तों, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए छोटी छोटी ज़मीनें होती है और किसान जो है उस पर चावल वगैरह उगाते हैं। मुख्य फसल क्या है दोस्तों, जैसा कि इस कृषि के नाम से ही पता चलता है कि इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती है। सिंचाई के साधन थोड़े से ख़राब होते हैं। किसानों को जो है मानसून के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भरता होती है। अगर अच्छा मानसून आया तो फसल अच्छी हो जाती है, अगर अच्छा मानसून नहीं तो फसल जो है सूखे से प्रभावित हो जाती है। आगे देखते हैं खेतों का आकार क्या होता है दोस्तों। खेतों का आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है तथा खेत एक दूसरे से दूर होते हैं। छोटे छोटे खेत होते, बड़े बड़े नहीं होते, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। श्रम, भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। यानी कि किसान थोड़े से गरीब होते हैं इसमें, और वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह का फ़ायदा नहीं उठा पाते, खुद ही जो है अपना श्रम वगैरह देते हैं। उसके बाद में क्या है दोस्तों, देखिए कृषि कार्य में जो कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। प्राकृतिक खाद, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में कौन से क्षेत्र के अंदर होती है वाली कृषि, मानसून एशिया के घने बसे प्रदेशों के अंदर, जैसे भारत वगैरह हो गया। तो ये था दोस्तों आपका क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में बात किया, कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए और इन्जॉय करते रहिए।